हे एवरीवन, वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ नॉलेज बुक। हम मध्य प्रदेश के जीके के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के जीके में हम मध्य प्रदेश के रॉक सिस्टम मतलब चट्टानों के तंत्र के विषय में पढ़ रहे थे। हमने इसमें आर्कियन रॉक्स आर्कियन चट्टानों के बारे में जान चुके हैं और आर्कियन चट्टानों के दो अन्य प्रकार जो कि आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टानें होता है उसके विषय में हम इंडिया और एमपी दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में देख चुके हैं। चलिए बात करते हैं कि हमारे दो वीडियोस आते हैं, एक सुबह का वीडियो जो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित होता है और एक शाम का वीडियो जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स और किसी मिसलेनियस टॉपिक पर होता है। देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पुराना चट्टानों का टाइमलाइन क्या है, मतलब किस क्रम में इनका निर्माण हुआ। उसके बाद हम इसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे, किस प्रकार इनका निर्माण हुआ। हम जानेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या है, मतलब क्या इनका स्वभाव है और क्या इनके विशेष चरित्र हैं। फिर हम जानेंगे कि लोकेशन इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। खैर ये टॉपिक जो लोकेशन ऑफ इन इंडिया और लोकेशन इन एमपी ये हमारे अगले पार्ट का हिस्सा होगा और इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी उसी का हिस्सा होंगे। चलिए तो फिलहाल हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तक इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं कि पुराना रॉक्स। तो पुराना रॉक्स आर्कियन रॉक्स के बाद की चट्टानों का समूह है। सबसे पहले आर्कियन रॉक्स बनी और उसके बाद पुराना रॉक्स का निर्माण होता है। तो जैसे कि आर्कियन रॉक्स में हमने दो टाइप्स के आर्कियन रॉक्स देखे थे, एक आर्कियन रॉक्स और एक धारवाड़ रॉक। उसी प्रकार पुराना चट्टानें भी आगे दो प्रकार की हमें मिलेंगी, एक होंगी कटप्पा चट्टानें और दूसरी होंगी विंध्यन चट्टानें। देख लें कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पुराना रॉक्स, जब पुराना रॉक्स का निर्माण हो रहा था इंडिया, तब भी हमने देखा था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निर्माण के समय भी इंडिया गोंडवाना चट्टानों का हिस्सा था और पुराना रॉक्स के निर्माण के समय भी इंडिया गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना चट्टानों का हिस्सा था। एक बार हम समझ लें कि गोंडवाना लैंड क्या है। तो पहले पूरे विश्व में मतलब पूरी पृथ्वी पे एक ही महाद्वीप हुआ करता था, एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था जिसको पेंजिया कहा जाता था और एक विशाल महासागर हुआ करता था जिसको पैंथालासा कहा जाता था। लेकिन बाद में पेंजिया का टूट जाता है और ये पेंजिया के टूटने की घटना होती है 200 मिलियन साल पहले। और पेंजिया के टूटने से एक लॉरेसिया और एक गोंडवाना, इन दो विशाल भूभागों का मतलब बहुत बड़े दो द्वीपों का निर्माण होता है और इन दोनों के मध्य एक समुद्र बनता है जिसका नाम रखा जाता है तैथिस सी। तो जब गोंडवाना जो कि दक्षिण का हिस्सा था, जब गोंडवाना लैंड या जो गोंडवाना महाद्वीप था इसका निर्माण हुआ, तब उसी का एक भाग हुआ करता था इंडियन पेनिनसुला मतलब भारत का प्रायद्वीप, जो जब गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था और कहीं वर्तमान अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। तो ये तो देखा हमने कि जब पुराना रॉक्स का निर्माण हुआ इंडिया की मतलब भारत की अवस्थिति क्या थी। चलिए बात करते हैं कि पुराना रॉक्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होती हैं कटप्पा चट्टानें और दूसरी होती हैं विंध्य चट्टानें। और ये दोनों ही चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं मतलब अवसादी चट्टानें होती हैं। प्रश्न आता है कि ये किन चट्टानों के अवसाद हैं या किन तत्वों के अवसाद हैं। तो बिल्कुल हाँ, ये धारवाड़ क्रम और आर्कियन क्रम की चट्टानों के अवसाद हैं जो बाद में पुराना क्रम की चट्टानों का निर्माण करते हैं और जिनके दो प्रकार हैं, कटप्पा रॉक्स और विंध्यन रॉक्स। चलिए आगे बात करें। तो विंध्या और कटप्पा जियोसिंक्लाइन क्या थे। सबसे पहले हम जियोसिंक्लाइन को समझते हैं। तो जियोसिंक्लाइन को हिंदी में कहते हैं भूसंततियाँ। जियोसिंक्लाइन एक कम गहरी उथली मतलब पानी से भरी हुई एक वाटर बॉडी होती है, एक जल तंत्र होता है जिसमें सेडिमेंट्स जो आसपास के पर्वत हैं, आसपास के पठार हैं, मिट्टियाँ हैं, सेडिमेंट्स हैं मतलब अवसाद हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं और यही सेडिमेंट इकट्ठे होते रहते हैं। और इस जो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो मतलब एक सैलो और बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो, तो उस भू आकृति को या भू जो जलाकृति को उसको हम कहते हैं जियोसिंक्लाइन या हिंदी में भू संततियाँ। तो दो भू संततियाँ थीं, एक थी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में जिसको हम विंध्यन जियोसिंक्लाइन कह सकते हैं और एक थी आंध्र प्रदेश के कटप्पा क्षेत्र से होते हुए भारत के पूर्वी तट मतलब ईस्टर्न घाट के नज़दीक। तो इन दो जियोसिंक्लाइन में जितने भी आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें थीं उनके अवसाद जमा होते रहते थे। फिर जो ये सेडिमेंट्स हैं ये काफ़ी लंबे समय तक इकट्ठे होते रहे और फिर होती है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स। मतलब प्लेट टेक्टोनिक को पहले हम समझ लें कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें 7 बड़ी प्लेटों के साथ कुछ अन्य छोटी प्लेटें बड़े पैमाने पर गति करती हैं और इनके वर्णन को समझाया गया है। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की जो थ्योरी है इसके माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि विश्व में मतलब जो हमारा ग्लोब है इसमें जितनी भी प्लेट्स हैं, मुख्य रूप से ग्लोब में जितनी भी प्लेट्स हैं वो किस दिशा में गति करती हैं और किन दूसरी प्लेटों के संपर्क में रहती हैं।
ये टॉपिक हम अलग से ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि जब भी प्लेट टेक्टोनिक्स के तहत किसी भी प्लेट का मूवमेंट होता है तो किसी नए पर्वत का, किसी ज्वालामुखी का या भूकंप जैसी जो भौगोलिक घटनाएं हैं ये घटती हैं। चलिए, इनके वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, जिनने प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है 1912 में प्रतिपादित किया। तो हुआ क्या है कि जब इन जियोसिंक्लाइंस में आर्कियन और धारवाड़ क्रम का जो सेडिमेंट्स है, जो अवसाद है, वो इकट्ठा हो रहा था, तभी प्लेट टेक्टोनिक की घटना घटित होती है और एक बहुत ही उच्च दाब इन क्षेत्रों में लगता है। जब उच्च दाब किन्हीं क्षेत्रों में लगता है तो ये इस क्षेत्र का जो सेडिमेंट है वह उभर के ऊपर आ जाता है और सरफेस, जो अर्थ सरफेस थी, जो उसके काफ़ी ऊपर तक निकल आता है और इन्हीं की वजह से, इन्हीं के फोर्स की वजह से फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वतों का इन क्षेत्रों में निर्माण होता है। तो जो वलित पर्वत भारत के पूर्वी तट के निकट बने उनको ईस्टर्न घाट या फिर कटप्पा रॉक्स से निर्मित हुए, और जो वलित पर्वत मध्य प्रदेश के क्षेत्र में या विंध्य क्षेत्र में निर्मित हुए, वहाँ पे दो वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, एक विंध्य पर्वत और दूसरा सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों ही पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स और इन दो विशेष जियोसिंक्लाइन, जो कि एक विंध्य क्रम का जियोसिंक्लाइन था और एक कटप्पा क्रम का जियोसिंक्लाइन था, इनके माध्यम से होता है। अब प्रश्न आता है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम जान लें कि इन्हीं जो ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में विंध्य रॉक्स और सतपुड़ा रॉक्स या विंध्य रॉक्स के अंतर्गत विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है, उनमें उनके बीच में एक भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है, क्योंकि ये दो बड़े पर्वत जो सरफेस है उसके काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाते हैं, तो इनके मध्य एक गहरा क्षेत्र निर्मित हो जाता है और जिसमें से नर्मदा और सोन वैली बहती है। हम जब मध्य प्रदेश का भौगोलिक जो डिफरेंट जो जियोग्राफिकल पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे, तो हमने नर्मदा सोन वैली के बारे में जाना था। चलिए, भ्रंश घाटी समझ ली। सो द रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम्स आर क्लासिफाइड एज विंध्य एंड कटप्पा रॉक्स अंडर द पुराना रॉक सिस्टम। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुराना रॉक तंत्र के अंतर्गत, पुराना चट्टान तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें पहले कटप्पा रॉक्स का निर्माण होता है और कटप्पा रॉक्स के निर्माण के पश्चात विंध्य रॉक्स का निर्माण होता है, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। तो हम अगले वीडियोज़ में जो कटप्पा क्रम की चट्टानें हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके नेचर के बारे में जानेंगे, किस प्रकार की उनका नेचर है, किस तरीके से उनमें कौन कौन से खनिज, धात्विक या अधात्विक खनिज किस प्रकार पाए जाते हैं और भारत में वो कहाँ कहाँ मिलती हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में वो पाई जाती हैं। सो फिलहाल के लिए यह वीडियो इतना ही रहेगा और अगले पार्ट में हम मिलते हैं कटप्पा रॉक से जुड़े आर्थिक और भौगोलिक महत्व को समझने के लिए। धन्यवाद।